आया ना। जो पॉजिटिव रेगुलेशन लैक ऑफ होगा उसको कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं। सुन लीजिए, बताओ वहाँ पे एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि जब प्रीफर्ड कार्बन सोर्स यानी वरीयता प्राप्त जो कार्बन स्रोत है वो कौन है? ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज नहीं होता है तो फिर कोशिका माध्यम से क्या मिलती है? लैक्टोज। और अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो पहले किसका उपयोग होगा? ग्लूकोज का। बात क्लियर है? Yes, sir. शांति से सुनते जाना, ठीक क्लियर है क्या? तो ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो बताओ, जब अब ध्यान से सुनना, आप जो समझ रहे हो एक्चुअली वो बात थोड़ी समझिए, थोड़ी नहीं समझी तो सुनो अब ध्यान से, इसलिए कर रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों माध्यम में प्रेजेंट है तो ग्लूकोज का उपभोग तीव्र दर से होता है, जो लैक्टोज का उपभोग निम्न दर से होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, माध्यम में ग्लूकोज कम होता जाएगा तो क्या होगा? लैक्टोज उपभोग दर बढ़ती जाएगी। बात क्लियर है सबको? लेकिन जब तक ग्लूकोज ज्यादा था लैक्टोज उपभोग दर कम थी। मैं अब बोलने के लिए पता क्या बोलते? नहीं होता, आपके लेवल पे नहीं होता वो, जब सही ये है, ठीक क्लियर है? तो जब ग्लूकोज ज्यादा था तो लैक्टोज उपभोग दर कम थी। तो बताइए लैक्टोज का उपभोग जो है वो प्रभावित हो रहा था, नहीं हो रहा था ग्लूकोज का? तो एक कैटाबोलाइट का दूसरे कैटाबोलाइट का उपयोग प्रभावित हो रहा था, उसको कैटाबोलाइट डिप्रेशन कहेंगे, नहीं कहेंगे? पॉजिटिव रेगुलेशन को कैटाबोलाइट डिप्रेशन बोलते हैं। बताओ, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। बात क्लियर है सबको? अब बताइए, सक्रिय जो यानी सकारात्मक नियमन जो होता है वो किसके रूप में किसके द्वारा होता है? सक्रियक के द्वारा होता है। आगे बात है, सक्रियक जो होता है उसको हम बोलते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सीएपी, या कैटाबोलाइट डिप्रेशन प्रोटीन सीआरपी, या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएमपी होता है ना, सेकेंडरी मैसेंजर। अरे वहाँ पे सेल सिग्नलिंग को पढ़ा था आपने केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, होता है ना? तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएमपी रिसेप्टर प्रोटीन सीआर। बात क्लियर है सबको? यस और नो? अब इसको सक्रियण के लिए पता है सीएपी ये इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव। लेकिन इसके साथ अगर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? यस और नो? आपने सेक्शन में पढ़ा था साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंडरी मैसेंजर पढ़ा था। वो एफिनेफ्रिन नॉर एफिनेफ्रिन का ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज ज़्यादा है तो सीएमपी कम है, ग्लूकोज कम होने लगेगा तो सीएमपी बढ़ जाएगा, और फिर वो आगे जाके अगर कम है तो ये प्रक्रिया हो रही है, ज़्यादा है तो ये पढ़ाई थी ना आपको सर ने? कुछ ऐसी कहानी है। अब सुनिए, जब ग्लूकोज ज़्यादा है कोशिका के अंदर, ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो ग्लूकोज जब माध्यम में भी ज़्यादा, तो ग्लूकोज बताइए जो कोशिका के सतह पर जो ग्राही है उनसे ग्लूकोज ज़्यादा जुड़ा रहेगा, नहीं जुड़ा रहेगा? और जितना ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा और कोशिका के अंदर भी ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा? कोशिका के अंदर सिग्नल आएगा भाई सीएमपी कम रहेगा। भाई ये सीएमपी कम रहने का मतलब यही है कोशिका में ग्लूकोज ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ग्लूकोज कम होता जाएगा, बताओ सीएमपी का निर्माण बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? और क्या होगा बताओ? अब लैक्टोज ग्राहियों से ज़्यादा बनने लग जाएगा, नहीं बनने लग जाएगा? जो लैक्टोज ये ग्राही है, बोलो आया ना? यस सर। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे ग्लूकोज कम होता जाएगा बताइए सीएमपी की मात्रा बढ़ेगी, और सीएमपी मात्रा बढ़ेगी तो बताओ उतने ही सारे सीएपी एक्टिव होते जाएंगे, नहीं होते जाएंगे? एक ही थोड़ी बहुत होती, बहुत सारे होती। बोलो आया ना? सीएपी एक्टिव होते जाएंगे, और सीएपी एक्टिव होते जाएंगे तो बताओ आदमी को स्पीड बढ़ाते जाएंगे, नहीं बढ़ाते जाएंगे? बात क्लियर है सबको? यस और नो? ये होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। मान लो मैंने जितना भी है ना पॉजिटिव रेगुलेशन, उसका मैंने 0 पॉइंट में कितना कहूँ यार, 50-60% मान लो, 0.60%, 100% का 0.60% पढ़ाया, ठीक है? और ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, इतने में तो मान लो आप आर पार हो जाओगे। आगे बात समझ क्लियर है क्या? यस सर। तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात क्लियर सबको? और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसको आप सुनना, एक्स्ट्रा पढ़ाया सब एनसीईआरटी में लाइन क्लियर, आपको मैंने बताई है। आगे बात सीखी। तो सक्रियक की उपस्थिति में होता है, बोलो आया ना? सक्रियक को अब क्या बोलते हैं? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट डिप्रेशन प्रोटीन, साइक्लिक एडिनोसिन रिसेप्टर एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है? सीएपी को सक्रियण के लिए बताइए साइक्लिक एएमपी की आवश्यकता होती है ना? जब जीवाणु के लिए माध्यम में ग्लूकोज लैक्टोज दोनों उपस्थित होती है तो बताओ लैक्टोज तो ग्लूकोज उपभोग दर भी होती है। आगे बात हो भाई, वही प्रीफर्ड कार्बन सोर्स को जैसे जैसे माध्यम में ग्लूकोज मात्रा घटती है लैक्टोज उपभोग दर बढ़ती है। तो ग्लूकोज बढ़ेगा तो कोशिका में सीएमपी कम होगा, ये अंडर स्टूड मतलब ये प्रोसेस है वैज्ञानिकों ने दिया। और सीएमपी कम होगा तो बताइए सीएपी क्या होंगे? कम सक्रिय होंगे, नहीं होंगे? क्यों?
क्योंकि सीएपी को बंधन के लिए क्या चाहिए, सीएम। तो जितने कम सीएम के होंगे उतने ही बताइए कम सीएपी एक्टिव होंगे नहीं होंगे। और जैसे जैसे आगे बात समझे, और जैसे जैसे बताइए भाई कोशिका में ग्लूकोज की मात्रा घटेगी तो बताओ सीएमपी की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और जितने ज्यादा सीएमपी बढ़ेंगे उतने ज्यादा सीएपी एक्टिव होंगे नहीं होंगे। बोलो आया ना। तो बताइए अभी लैक ऑपरेशन अभिव्यक्ति दर क्या रहेगी, कम, उसमें तो जो सीएपी कम एक्टिव रहेंगे। और यहाँ पे बताइए जब सीएपी जितने ज्यादा एक्टिव होंगे लैक ऑपरेशन की अभिव्यक्ति दर अधिक होगी। अभिव्यक्ति दर का अधिक का मतलब क्या है, यानी उतने ही, यानी ज्यादा अमाउंट में बीटा ज्यादा अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज ट्रांसएस्टाइलेज की मात्रा वापस रहे, क्योंकि उतने ज्यादा लैक्टोज आ रहे हैं तो उनको ये चाहिए नहीं चाहिए। बात क्लियर हुई सब आगे बात। तो सीएपी बिटाओ सीएमपी बताओ इनएक्टिव रहेगा नहीं रहेगा, और सीएपी सीएमपी से जुड़ जाएगा तो एक्टिव रहेगा। कोई दिक्कत है क्या। ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों कैटाबोलाइट है या नहीं। एक कैटाबोलाइट की अधिकता के कारण दूसरे कैटाबोलाइट की बहुत कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कैटाबोलाइट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, उसी कॉन्सेप्ट से निकाल के बता रहा हूँ। आगे बात समझ। डाइऑक्सी ग्रोथ वो भी वही है। बताओ बैक्टीरिया दो प्रकार के कार्बन स्रोतों की उपस्थिति में वृद्धि कर सकता नहीं कर सकता, ग्लूकोज की भी उपस्थिति में और लैक्टोज। अब ये तो यहाँ पे चल रहा नहीं, और भी अन्य के भी। तो बताइए अगर कोई भी जीवाणु दो भिन्न प्रकार के कार्बन स्रोतों की उपस्थिति में वृद्धि कर सकता हो तो उसकी वृद्धि के लिए बोलते हैं डाइऑक्सी। ये बात लिखी हुई नहीं लिखी हुई सर, वही उसी लाइन पे से ही कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे। आ गई बात समझ। तो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो। आ गई बात समझ। तो डाइऑक्सी ग्रोथ यदि बैक्टीरिया दो भिन्न प्रकार की पोषक उपस्थिति में वृद्धि कर सके, जैसे ग्लूकोज और डाइऑक्सी ग्रोथ कहेंगे नहीं कहेंगे। कोई समस्या क्लियर है, खत्म। आगे बात ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ये बताना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप फिर मैं कहूँगा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम ना देखें, नीट का देखें। नीट में पूछ सकता है, आप हो गए एनसीईआरटी नहीं है कोई बात नहीं, पूछ सकता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन था, और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, ये दो ही पूछ जाते हैं। आप बहुत हायर लेवल तक चल जाओगे, डॉक्टर बन के पीजी का भी एग्जाम दोगे तब तक भी यही तक पूछे जाएंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन और लैक ऑपेरॉन का। बात क्लियर सबको। तो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है नहीं, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है। ट्रिप्टोफैन जिसके नाम पे जो ऑपेरॉन उसकी उपस्थिति में अगर वो व्यक्ति नहीं दर्शाता तो रिप्रेसिबल, और उसकी उपस्थिति में दर्शाता है तो इंड्यूसिबल। बात क्लियर है सबको। मैंने क्या कही, ठीक है ना। चलो तो बताओ रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है या नहीं है, बात क्लियर है। ट्रिप्टोफैन जो है को रिप्रेसर का काम करता है, क्या करता है। और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में 5 संरचनात्मक जीन होते हैं। कितने होते हैं, 5। ध्यान से सुनिएगा। बताओ कोशिका में ट्रिप्टोफैन है तो टीआरपी ऑपेरॉन स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा। कोशिका में ट्रिप्टोफैन है तो क्या बनाने की जरूरत है क्या, तो स्विच ऑफ होगा नहीं होगा। कोशिका में ट्रिप्टोफैन नहीं है तो बनाने की जरूरत है, यही है ना। तो आप 12 टेंशन आ गई बात समझ। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिल सकता, सुनिएगा। वही टीआरपी रेगुलेटर और वो रिप्रेसर का है ये प्रोमोटर ऑपरेटर, और ये 5 स्ट्रक्चर जी है नहीं है, ए बी सी डी ई नाम। क्या वहाँ पे ठप्पा लगा हुआ है ये तो हमने ए बी सी डी ई, लेकिन उल्टे से ई डी सी ए। मैं हकीकत बताऊँ क्या, यहाँ पे एक है ना 142 बेस पेयर की एक लेडर सीक्वेंस पे होती है ऑपरेटर है ना। वो कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपसे ये बात क्यों बोली, इसलिए बोली कि अगर आप लोगों में से कोई भाग्यशाली होगा और आगे जाकर उसको मेहनत करेगा पड़ेगा तो ये सब पढ़ेगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। बात क्लियर है सबको। यस, और कोई सबक भी है, कोई बन भी सीरीज पढ़ी है तब कुछ आ गई बात समझ। बढ़िया मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे है, क्यों आप मन में ये नहीं है कि सब में हमें। बात क्लियर है सबको। तो कोशिका में बताइए शहर में ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति, तो कोशिका में ट्रिप्टोफैन है तो भैया खूब है, जरूरत नहीं है बनाने की, तो स्विच ऑफ रहेगा नहीं रहेगा। देखो कैसे होगा, देखो टीआरपी रेगुलेटर अणु लेकर एमआरएनए बना भाई। एमआरएनए से अनुवादन द्वारा बताइए जो रिप्रेसर बना होता है एपो रिप्रेसर। कौन था, इनएक्टिव है या नहीं है। ट्रिप्टोफैन खुद क्या कर रहा है बताइए, सह रिप्रेसर सह संदर्भ का कार्य कर रहा नहीं कर रहा। मैंने कहा था ना आपसे, भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बोलो आया ना। देखो को रिप्रेसर
और अब बताइए एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर बाइंड करके क्या बना रहे हैं? एक्टिव हो गया ये दोनों आयन जाके ऑपरेटर बाइंड करके आरएन पॉलीमरेज का रास्ता रोक दिया। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ नो ट्रांसक्रिप्शन टीआरपी ओपेरॉन। अच्छा ट्रिप्टोफैन नहीं है तब ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति में बताओ ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित है तो बताओ एपो रिप्रेसर क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा नहीं रहेगा? दोनों आयन देखो एपो रिप्रेसर इनएक्टिव है या नहीं है? इनएक्टिव है तो क्या बाइंड कर पाएगा क्या? यहाँ पे आने पड़ेगा रास्ता खुला हुआ है। बताओ ट्रांसक्रिप्शन टीआरपी ये एमआरएनए बना टीआरपी एमआरएनए 5 पॉलीपेप्टाइड बन गई। 5 पॉलीपेप्टाइड से 3 एंजाइम बन गए। 5 पॉलीपेप्टाइड से कितने एंजाइम? ई और डी मिलके एंजाइम 1, सी से एंजाइम 2 और बी और ए से एंजाइम 3। ध्यान से सुनना ट्रिप्टोफैन का जो पुरोगामी होता है वो होता है कोलिस्मिक एसिड। इम्पोर्टेंट क्लियर है क्या? कोलिस्मिक एसिड या कोलिस्मिक और ये विभिन्न एंजाइम जो है एंजाइम 1 2 3 मिलके क्या बनाते हैं? ट्रिप्टोफैन। देखो ऑक्सीजन का पुरोगामी कौन है? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन का पुरोगामी कौन है? कोलिस्मिक। पूछा जाता है इसलिए आपको लिख पाया। कोई समस्या नहीं ना? और फिर हम वाला टॉपिक कैसा लगा दीजिए? सिंपल था। सिंपल टॉपिक था। अब आप सुनिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अरे यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? बताओ क्या है? क्या है? अब ध्यान से सुनो भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुन लो यार। आप तो पेज पलटने लग जाते हो। क्या आदत है आप लोगों की? मैंने कही आपसे मॉड्यूल खोलने की। तुम कैसे सुस्त बैठे? ये को ना टेंशन वेंशन तो नहीं है? तबीयत सही है? पानी वानी क्या बात करना सही है? लगी बड़ी सुस्त हो रही है। पानी वानी होता है। तो ध्यान से सुनो इधर। अरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुन लो। कहीं पे जैसे कोई मर्डर वर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है ना, कोई चाकू से किसी को मार दिया, गन से मार दिया, तो बाद में क्या होते हैं वो पुलिस आती है ना। जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, आप सुन लो यार, पिक्चरों में देखते हैं ना, बताओ फिर वो पाउडर से डालते हैं, फिर वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं नहीं लेते? चाकू को गन को है ना जो कपड़े से उठाएंगे और फिर उसको फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना। यही है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यही है ना? हमने तो फिंगरप्रिंटिंग सुनी है। वो केवल फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो पहले तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो, वो डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं, वो तो उंगलियों के निशान है भाई फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट में जो नाम, जो इस टेक्नोलॉजी का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें उंगलियों का कोई काम नहीं है। पहले तो ये बात नाम में ऐसा लग रहा है डीएनए अंगुली प्रिंट, उंगली तो पता ही नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जो फिंगर का कोई रोल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? तो पहले तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन था डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, तो जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात एक अनपढ़ आदमी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानता है। एक अनपढ़ आदमी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कैसे भाई? हमारे यहाँ पे एक भाई जी आती थी, सुन लो, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल मैं आपको बता दूं, डीएनए की समानता के आधार पर जो जांच होती है, पहचान होती है डीएनए की समानता के आधार पर, उसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, यानी मेरे डीएनए में कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुक्रम है, वो केवल मेरे अंदर पाए जाएंगे। मेरे जैसे मेरे माँ बाप के अंदर भी नहीं है, मेरे भाई बहनों के अंदर भी नहीं है। हाँ, आधे आधे मेरे माँ बाप के अंदर है, लेकिन एग्जैक्टली जो मेरे अंदर है वो मेरे माता जी पिताजी में दोनों में किसी एक में नहीं है। हाँ, मेरे आधे मेरे माता जी के अंदर और आधे पिताजी में। ठीक है, क्लियर है? मेरा जैसा केवल अगर कोई एक एमजी जुड़वा होता है, मोनोजाइगोटिक होता है, तो उसका और मेरा एक जैसा होता है।
नहीं तो कोई अगर दो जुड़वाएं अलग अलग युग्मनों से भी उत्पन्न हुए तो उनका भी जो वो डीएनए की जो विशिष्ट अनुक्रम है ना वो उनका जो प्रारूप जो आएगा जांच करेंगे तब वो अलग अलग आएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में विभेद नहीं कर सकते, बाकी इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं, जितनी पॉपुलेशन है, सब में डीएनए के स्तर पर विशिष्ट अनुक्रमों के पैटर्न में कुछ भिन्नता आती है। बात क्लियर है सबको? आ गई बात? तो अब ये एक तरीके का बताइए, मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट केवल मेरा जैसे आधार होता है नहीं होता, आधार तो कोई गड़बड़ करवा सकता है, लेकिन मेरे डीएनए फिंगरप्रिंट में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। आने वाले भविष्य में 150 सालों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक पहचान बन जाए। आ गई बात समझ? ठीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो एक आइडेंटिकल पहचान है, जिस व्यक्ति की उसी की रहेगी, किसी दूसरे का मैच हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर हो सकती है? तो एक तरीके से हम कोई भी मर्डर वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे जैसे बाल वगैरह मिले हैं, कोई ब्लड सैंपल मिला, तो ब्लड सैंपल में आरबीसी और प्लेटलेट में तो डीएनए नहीं है, डब्ल्यूबीसी से निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ब्लड सैंपल मिला, बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए सैंपल कहाँ से लेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ऑल ऑफ दिस, तो बहुत से तो ऑल ऑफ दिस लगाएंगे, लेकिन डब्ल्यूबीसी लगाने वाले कम होंगे और आप उन कम में ही सेलेक्ट करें, आप उन कम में ही शामिल रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी भीड़ का पार्ट हुआ, कभी कभी भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो डब्ल्यूबीसी से ले लिया, या सब लोगों को बाल वगैरह मिले, कोई स्किन उसकी खरोच लगी हुई है ना, तो सब वो ले लिया सैंपल, उससे डीएनए आइसोलेट करके अब जिन जिन पे सस्पेक्टेड है उन दोनों के डीएनए को लेकर जांच की जाती है और समानता है कि सोलो ये क्राइम स्तर पे था और नहीं। कोई बच्चा, सपोज करो कोई बच्चे को उठा ले गया कोई हॉस्पिटल से, ठीक, छोटा बच्चा था, अब उनके माँ बाप ने एफआईआर करी, हमारा और दूसरे घर ने हमारा, तो भाई पेरेंट्स का डीएनए ले लिया, मैच करवा लिया, आधा आधा जो बच्चे का डीएनए जो आधा मैच करेगा माँ बाप से जिनसे, वो उनका बच्चा हो जाएगा और आर पार बात है, इसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या? आगे बात। तो डीएनए जांच के द्वारा पता चल जाता है कौन बच्चा असलियत में किसका बेटा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ। तो ये डीएनए जांच के आधार पर युवा ने डीएनए की टेस्टिंग करी नहीं करी, डीएनए जांच का मतलब क्या? डीएनए की टाइपिंग हो रही है नहीं हो रही? टाइपिंग का मतलब कोई टाइप नहीं कर रहे हो, मतलब एक पहचान हो रही है नहीं, प्रोफाइल चेक कर रहे नहीं कर रहे डीएनए का मतलब। इस बात को एक अनपढ़ आदमी भी जानता है, लेकिन आप नहीं जानते थे, मुझे बड़ा क्या जानते थे आप? तो है ना, कह रहे थे वो है ना जो वो मर्डर हो जाए ना तो वो आंगुलियों दिखाते थे वो डीएनए। पर तुमने कहीं नहीं कहीं बताओ कि सर वो हाँ चाकू वगैरह पूरी बात नहीं सर, आप पूरी बात नहीं कही थी ना। अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये हमारे गांव में साहब एक है ना, हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी बहस हो गई था। बताओ कौन है वो आदमी? ये जो है ना, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी संपर्क है हमारा, मतलब मान लो 24 घंटे। तो अब ध्यान से सुनना भाई, हमारे लिए तो सारी भैंस बराबर है, लेकिन जो भैंसों का काम करते हैं या भैंस गाय रखते हैं तो उनको अपनी पहचान होती है कौन सी भैंस हमारी है कौन सी नहीं। अब साहब इस्लाम की भैंस हो गई, अब भैंस हो गई तो निकल गई, चलते चलते 4-5 भैंस थी, जो एक निकल गई और भैंस बड़ी महंगी आती है, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे है ना। और वो जो पहली जो है दूसरी वाली वो रेट उसी हिसाब से होती है। अब आप महंगी तो भैंस लेके आया और हो गई। कोई बात नहीं, अब सुनते जाओ, मैं कहानी बता रहा हूँ ना जो मैं आपको इस कहानी के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब ये नहीं केवल इंसानों में ही होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ केवल इंसानों में ही नहीं होती। तो साहब जब भैंस हो गई तो खूब ढूंढी, नहीं मिली, भैंस चलते चलते खेतों में आगे बढ़ गई, तो 10 से 11 किलोमीटर दूर एक गाँव में ये मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ। अब कोई गांव का कोई एक आदमी था, उसको अरे यार इस्लाम तेरी तो भैंस पाबंदी हुई है, उसके 2 साल बाद कही उसने, कितने 2 साल बाद। अब
तो भैंस अगर 10 भैंस है ना, तो पहचान नहीं सकते कि हमारी कौन सी, नहीं कर सकते पहचान। पर इनको होती है नॉलेज, जो रखते हैं। बकरियों में पहचान लाएगा, जो बकरियां पालता है ना, मेरी बकरियां ये है नहीं, हमारे सारी एक जैसी है। तो 2 साल बाद एक किसी ने कही, और इस वक्त तेरी भैंस तो बंदी हुई है, मैं देख के आया हूँ। अब वो क्या है, उसकी जो बहुत ही बच्चियाँ, वो तो उसके बंदी हुई थी इस्लाम को। अब इस्लाम गया था, मोटरसाइकिल से देख आया कि हाँ ये मेरी ही भैंस है। अब वो गाँव से पंच पटेलों को लेके गया। चलो भाई, यही होता है। पहले बहुत से केस तो अदालत में जाते ही नहीं है, या शहरों में हर केस अदालत में जाता है, वहाँ ज़्यादातर केस बैठ बांट के सोल्व हो जाते हैं। तो साहब वो पंच पटेल ले गया, उसमें सामने वाले नहीं बुला लिए, बात होती नहीं, कोई मेरी वो का नहीं मेरी। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन ये 4वीं 5वीं तक स्कूल गया, फिर गया ही नहीं। 5वीं तक मैं एकदम मालूम नहीं, गया ही नहीं है, लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इसका दिमाग बहुत काम करता है। भाई देख ऐसा है, इस भैंस की जो पार्टी है ना, वो नहीं कर सकती। इसका डीएनए सैंपल ले ले, और उसका डीएनए सैंपल ले ले, जयपुर चलो, और 5 आदमी चलते डीएनए की जांच करवा लेते हैं। और डीएनए की जांच में अगर ये दोनों मिल जाए, डीएनए की जांच, तो ये भैंस मेरी हुई। और अगर ये नहीं मिलती है, तो भैंस का जो भी आप वो बताओगे, पहले पैसा और दूंगा, भैंसों नहीं लेके जाऊंगा, और पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। यही जैसे इसने रुक का हिक्का छोड़ा, वो तुरंत डाउन हो गया, वो तुरंत डाउन हो गया, क्योंकि ऐसा 2 साल पहले चलती हुई आई, तो मैंने चलाई है, तो ये तो दूध पीते इसको ये पता था कि डीएनए नाम की कोई जांच होती है, उसके आधार पर समानता निर्धारित होती है। ऐसे हमारे एक भाई जी थी, यहाँ पे काम करती थी, बिल्कुल कोई स्कूल का तो काम नहीं होता, पढ़ी। उनके साहब जो गाय थी, वो गाय बोलती, उन्होंने वो चलने चले गए, उसकी बच्चा नहीं पड़ी। 2 दिन लोग गाय ने भाई जी ढूंढी तो किसी ने बांध लगाई मेरी, तो कहा नहीं ये तो हमारी है। वही कि भाई इसका डीएनए ले लो और डीएनए की जाँच करवा लें। यानी इन लोगों को ये पता है कि डीएनए जांच की कोई टेक्निक है, उसके आधार पर समानता निर्धारित होती है। आपको इस बात से क्या पता चला, मैंने इतनी जो कहानी बताई उसमें पता चला है केवल इंसानों में ही डीएनए जांच के आधार पर समानता नहीं होती है, डीएनए किसी और दूसरे जानवरों में भी होती है। बात क्लियर होगी? ठीक। दूसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बताइए। डीएनए जांच देखो, अब ये जैसे बोलते हैं ये लोग जो मतलब कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो शब्द बोलते हैं डीएनए, तो ये सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते। डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम है डीएनए टेस्टिंग, यानी हिंदी में जांच। ठीक क्लियर है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए टेस्टिंग भी बोलते हैं, डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। और बताओ, डीएनए के स्तर पर भिन्नता की जाँच हो रही है नहीं हो रही है? अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कुछ पैटर्न जिनकी भिन्नता पाई जाती है। बात क्लियर सबको? यस और नो? हम जितने भी इंसान हैं, हम सब में 46 गुणसूत्र है नहीं है, लेकिन वो जो विशिष्ट अनुक्रम है उनमें 0.1% की भिन्नता पाई जाती है हमारे अंदर। बात क्लियर है सबको? तो देखिएगा, बात क्लियर है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो सर एलेक्स जेफरी ने दी थी, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या करा है ऐसा भाई? ठीक है ना, सर एलेक्स जेफरी। और इंडियन जो फादर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भारतीय डॉक्टर लालजी सिंह एंड बीके कश्यप, सीसीएमबी हैदराबाद के साइंटिस्ट है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। लालजी सिंह अभी 2015-16 में तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो थे, 22 साल से करते बीसी। लेकिन ये क्या है कि धरना प्रदर्शन हर यूनिवर्सिटी में होने लगा, और वो साइंटिस्ट आदमी, वो मैं नहीं कर सकता, छोड़ के चले गए, और वो सीसीएमबी हैदराबाद में काम करते हैं। ठीक है, आगे बात सब देखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। पहले नाम क्लियर हुए, सबको पता हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप क्या करते हो, इंसान के बारे में पढ़ते हो, तो कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो आपसे पूछे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू डिफरेंट एनिमल्स में भी हम समानता की जांच कर सकते हैं। समानता करता है, यस, डीएनए कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई ना? परमानेंट याद रहेगी ना आपको? चलो, बहुत जो करी थी सर एलेक्स जेफरी ने करी थी, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भारतीय जनक डॉक्टर बीके कश्यप है। लालजी सिंह, भारत में सबसे पहले इसका उपयोग किया 1988 में। बात क्लियर है सबको?
इस तकनीक के द्वारा एक जाति मतलब जैसे मानव जाति, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ठीक, तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य डीएनए के आधार पर विभेद कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अपवाद क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी एक यमजों के मध्य मोनोजाइगोटिक ट्विंस के मध्य आप नहीं कर सकते। बात क्लियर है सबको? सभी मानव, जितने भी मानव हैं, क्योंकि हम मानव की समझ आते हैं, लेकिन अब बात क्लियर है। यस सर। सभी मानव डीएनए में 99.9% जो है सार यौन समानता पाई जाती है, बिल्कुल 99.9%। केवल 0.1% जीनोम में भिन्नता। 0.1% कितना? बताओ हमारे जीनोम में कितना होता है? 6.6। अगर हम जीनोम की बात करें तो 3 × 10⁻⁹ है, Yes, sir. 3 × 10⁻⁴ तो इसको 0.1% निकालेंगे तो आएगा 3 × 10⁻⁶। बोलो आया ना जीनोम में। तो इतनी सारी मिलता, प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में देगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ कितनी परसेंट मिलता? 99.9%। बताओ 0.1% कितना होता है ह्यूमन जीनोम? हो सकता है ना, सब दिया हुआ है। तो कितना भाई? 3 × 10⁻⁶। अच्छा बताओ, जीनों के साथ साथ पुनरावर्ती, भाई जीनों में तो जैसे देखो भाई अलग अलग यूनिकल भी पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? बोलो आया ना? आई भी। तो क्या केवल यूनिकल्पियों में भिन्नता होती है? ना, पुनरावर्ती अनुक्रमों में भी भिन्नता पाई जाती है। आगे बात है, जैसे पुनरावर्ती कोई अनुक्रम है, अब उस पुनरावर्ती अनुक्रम में सपोज करो अनुक्रम मेरे 10 है, किसी को हो सकता है 15 हो, किसी को 20 हो, किसी को 12 हो, किसी को 16 हो, किसी को 50 हो। आगे बात समझ, अलग अलग स्तर पर। बात क्लियर है सबको? तो जीनों के साथ साथ पुनरावर्ती डीएनए में भी भिन्नता उपस्थित होती है। इन पुनरावर्ती डीएनए, बताओ पुनरावर्ती डीएनए को हम घनत्व प्रवणता केंद्र बताया था ना मैंने आपको? तो एक बड़ा बल का आता है और एक छोटा बल। बड़ा बल जो है वो क्या है? मोस्ट ऑफ डीएनए, जबकि छोटे छोटे पीक होते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में क्या? अत्यधिक पुनरावर्ती। देखो इधर जो छोटे छोटे पीक आते हैं वो सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है? पुनरावर्ती अनुक्रम ना, अत्यधिक पुनरावर्ती अनुक्रम। और वन कॉम डीएनए में क्या है? नॉन रिपीटेटिव डीएनए और कुछ हल्का रिपीटेटिव डीएनए भी। लेकिन जो सैटेलाइट है वो क्या है? अत्यधिक पुनरावृत डीएनए। लेकिन मुझे बोलना ऐसे पड़ रहा पुनरावृत डीएनए, लेकिन सुनना अत्यधिक पुनरावृत डीएनए। क्या सभी सैटेलाइट पुनरावृत होते हैं क्या? सैटेलाइट तो बताओ क्रोमोसोम में भी होता है। बोलो आया ना? पिछले साल का क्वेश्चन है, बच्चे गलत करके आए। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो इन पुनरावर्ती डीएनए और घन प्रवणता अपकेंद्र यानी डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा बल्क सामूहिक डीएनए से छोटी-छोटी शिखरों के रूप में पृथक किया जाता है। बताओ सैटेलाइट डीएनए। तो पुनरावर्त तो है, ये तो बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना क्या? अत्यधिक पुनरावर्त। इसमें आपके नॉन रिपीटेटिव और हल्का रिपीटेटिव भी होते हैं, लेकिन ये अत्यधिक पुनरावर्त, ये मैंने पहले ही बताया आपको। बोलो आया ना? इस तकनीक की द्वारा विशिष्ट सैटेलाइट डीएनए, देखो अगर पूरा लिखा रहे ना सैटेलाइट डीएनए, वही पुनरावृत है। केवल सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट तो गुणसूत्र में भी होता है, अन्य भी होता है। आप सैटेलाइट तो बताओ आसमान में जो नॉन होते हैं वो भी होते हैं। तो क्या सभी सैटेलाइट पुनरावृत डीएनए? बताओ, आप फिजिक्स वगैरह में तो पढ़ते हो। आ गई बात समझ में? तो ये गलती ना करें, ठीक है? क्लियर है क्या? तो इस तकनीक की सहायता से बताइए विशिष्ट सैटेलाइट डीएनए क्षेत्रों के आधार पर दो व्यक्तियों के मध्य भिन्नता की पहचान की जाती नहीं की जाती। विशिष्ट सैटेलाइट क्षेत्र और विशिष्ट सैटेलाइट डीएनए क्षेत्र कौन से होता है? एक तो होते हैं मिनी और एक होते हैं माइक्रो। मिनी जो होते हैं उनमें पुनरावर्त इकाई थोड़ी बड़ी होती है, और जो माइक्रो होते हैं उनमें पुनरावर्त इकाई छोटी होती है। जैसे देखो उसमें अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लंबी पुनरावर्त इकाई होती है, AGCDG ACGG। अब ये जो मैंने बोली बात सोचो, ये बार बार रिपीट हो रही है, मैंने क्या बोली है ना? ऐसे माइक्रो सैटेलाइट पता है क्या होता है? जैसे AGC तो छोटे छोटे पुनरावर्त इकाई जो बहुत बार रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। बात क्लियर है सबको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? तो सैटेलाइट डीएनए बताओ अत्यधिक पुनरावर्ती डीएनए। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए मिनी सैटेलाइट और माइक्रो। एक रिपीट जो है 15 से 50 बेस पेयर का होता है। कितने बेस पेयर का होता है भाई? मिनी और माइक्रो। माइक्रो सबसे
मिनी में एक रिपीट 15 से 20 पेयर, 15 से 20 पेयर होता है। इसमें एक रिपीट 10 पेयर से छोटा सामान्यतः 1 से 6। साइज जो है इनकी जीनोम में अगर देखें मिनी सैटेलाइट की पूरे जीनोम में तो कितना भाई 0.1 kb से 20 किलो बेस पेयर। भाई पूरे जीनोम में अगर हम देखें अलग अलग गुणसूत्रों पर मिला के तो इनकी जो साइज है वो कितनी है, यानी कितनी मात्रा है इनकी 0.1 से 20 किलो बेस पेयर प्रति जीनोम। बात क्लियर बेटा सबको? यस और नो? इनको हम VNTR भी बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। टैंडम का मतलब समझ गए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टैंडम होता है। रिवर्स 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 रिवर्स है। बोलो आया ना? तो टैंडम रिपीट का मतलब तो क्लियर हुआ। और वेरिएबल नंबर जैसे ध्यान सुनो, मेरे क्रोमोसोम पर पे सपोज करो कोई एक विशिष्ट पुनरावर्ती ये मिनी सैटेलाइट का पुनरावर्ती अनुक्रम सपोज करो मेरे गुणसूत्र 1 पर वो है 50। बात क्लियर है सबको? अब जो मेरे गुणसूत्र 1 पर जो मिनी सैटेलाइट का पुनरावर्त अनुक्रम है पूरी दुनिया के जितने भी इंसान है सब में वही अनुक्रम तो वही है, लेकिन जैसे मेरे 50 हो सकता है, इसके 51 हो सकता है, इसके 52 हो सकता है, इसके 48 हो सकता है, इसके 60। आ गई बात समझ में? यस सर। तो बताओ सब में अलग अलग भिन्नता दर्शा रहा है नहीं दर्शा रहा? पुनरावर्ती जो क्रम अनुक्रम है उसके में किसमें? नंबर में। कि भाई मेरे सपोज करो पुनरावर्ती अनुक्रम 50 है, इसके 60 हो, इसके 65 हो, इसके 80 हो। बोलो आया ना? बात क्लियर हुई सबको? तो क्यों बोल रहे हैं इसको समझ में आ गया? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यस और नो? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, क्योंकि इनके पुनरावर्ती अनुक्रमों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। टैंडम रिपीट वेरिएबल नंबर यानी भिन्न संख्या। बात क्लियर है सबको? अच्छा, ये अत्यधिक बहुरूपता दर्शाते हैं। बहुरूपता मतलब समझ गए ना? बताओ अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग है नहीं। अब मेरे गुणसूत्र 2 पर सपोज करो कोई जो मिनी सैटेलाइट का रिपीट है उसके जितने नंबर है पूरी दुनिया में वो नंबर किसी में भी नहीं। और अगर वो नंबर समान है तो फिर और भिन्नता मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँ। सपोज तो मेरे भी 50 है, इसके 50 है, तो फिर दूसरे लेवल पे भिन्नता आएगी। वो क्या आएगी अभी थोड़ी देर बताऊंगा। बताओ एक रिपीट कितना लेस देन 10 बेस पेयर का मिनी माइक्रो सैटेलाइट में, यानी 1 से 6। इनको बताओ छोटे छोटे सीक्वेंस रिपीट कहेंगे नहीं कहेंगे? शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट ऐसे 7। आगे बात है या लघु अनुक्रम पुनरावृत्त, ठीक है, लघु पुनरावृत्त अनुक्रम भी बोल सकते हैं जैसा, या शॉर्ट टैंडम रिपीट STR। ऐसे सारे STR का मतलब क्लियर हुआ नहीं हो? बोलो DNA फिंगरप्रिंटिंग का इनका उपयोग होता है क्या? नहीं होता। DNA फिंगरप्रिंटिंग में इनका उपयोग नहीं होता। DNA फिंगरप्रिंटिंग में किसका उपयोग करते हैं? क्यों करते हैं? ध्यान सुनो, एक तो अत्यधिक बहुरूपता दर्शाते हैं। अब दूसरा सपोज करो मेरे और इसके सपोज करो 10-10 है पुनरावर्त अनुक्रम। क्रोमोसोम 2 पर सपोज करो जो मिनी सैटेलाइट है उसके जो पुनरावर्त अनुक्रम है सपोज करो भाई 10 है ना? मेरे भी और इसके भी 10 है सपोज। और दुनिया में सपोज करो जितने कुछ आदमी, तो पता आप कहाँ पे भिन्नता आ जाएगी? इन पुनरावर्त अनुक्रमों में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। बोलो आया ना? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ो तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोलो आया ना? और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनते किसमें? केवल प्रोकैरियोट्स में बनते हैं, यूकेरियोट्स में नहीं बनते। लेकिन खोज वहाँ पे हो गई, अब उसका उपयोग कहाँ हो रहा है वो देखो। बायोटेक्नोलॉजी खोज हुई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तभी जाके DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह खोज हुई। बात क्लियर है सबको? आए बात समझ में? तो सुनो, सपोज मेरे जिसके नंबर समान है तो मेरे गुणसूत्र 2 पर जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट प्रेजेंट है मिनी सैटेलाइट, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनमें उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट प्रेजेंट है, लेकिन उस साइट की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। बात क्लियर सबको? जैसे सपोज करो मेरे गुणसूत्र 1 के मिनी सैटेलाइट्स में इको R1 की रेस्ट्रिक्ट साइट प्रेजेंट है अलग, तो पूरी दुनिया के जितने भी उनमें सब में इको R1 की है। सपोज वो गुणसूत्र 2 पर BAM H1 की है, तो जितने भी उनमें सब में किसकी है? BAM H। लेकिन अब ध्यान सुनना, जैसे मेरे इसके सपोज करो गुणसूत्र 1 पर जो मिनी सैटेलाइट है उसका अनुक्रम समान आ गया, लेकिन पता क्या होगा? जैसे सपोज करो मैंने ये रेस्ट्रिक्शन साइट है या नहीं है? मेरे इतने रेस्ट्रिक्शन साइट है, हो सकता है पता है इसके कितनी हो सकता है इसके यहाँ पे। आ गई बात समझ? हो सकता है किसी और व्यक्ति के यहाँ पे हो, बताओ भाई, यहाँ पे हो सकता है किसी व्यक्ति की केवल क्या हो? यहीं पे हो। बात क्लियर है सबको? तो फिर ये भिन्नता आ जाएगी, यानी
नंबरों में भिन्नता, और नंबरों में अगर समानता भी आ रही है तो फिर रेस्ट्रिक्शन साइट की व्यवस्था में ही भिन्नता आ जाएगी। बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? क्यों उपयोग हो रहा समझ में आया? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर साइट प्रेजेंट है और उसमें भी भिन्नता, और नंबरों में तो भिन्नता दर्शाते हैं, इसलिए उस भिन्नता के अध्ययन के द्वारा ही हम जांच करते हैं कि बताइए इन दोनों में पैटर्न समान आ रहा है या कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखो इनके मध्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रेस्ट्रिक्शन साइट यानी प्रतिबंधित स्थल उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं मिनी सैटेलाइट या बीएनटीआर। क्यों करते हैं? नंबरों में भिन्नता और दूसरे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो उनकी व्यवस्था में भिन्नता। बोलो हाँ या ना? तो बताइए डीएनए के स्तर पर भिन्नता का अध्ययन कर रहे हो नहीं कर रहे? तो डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता का अध्ययन कर रहे हो नहीं कर रहे? बताओ डीएनए बहुरूपीयपन दिखा रहा नहीं दिखा रहा? तो में भिन्नता दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा? तो डीएनए के बहुरूपीयपन की जो अध्ययन है उसी को हम क्या कहेंगे? डीएनए बहुरूपता भी कह सकते नहीं कह सकते? कोई दिक्कत? डीएनए के स्तर पर उपस्थित बहुरूपता को हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं उसमें नहीं है यार। डीएनए बहुरूपी बता आप सपोज करो फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो आप है ना जो सीबीआई फील करो। अब साहब आपके पास केस आया, आपने क्या करा कि वो सैंपल इकट्ठा किया। और अब आप सपोज करो इमेजिन करो आप एक वैज्ञानिक डीएनए कोई बात ना इमेजिन कर ले। क्यों नहीं हो सकती? आप ध्यान से सुनिएगा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो, अब साहब आप है ना जो डीएनए सैंपल पहले तो इकट्ठा किया। डीएनए सैंपल क्या लिया, कैसे लिया? सपोज करो कोई भी जो बाल है, बालों में कहाँ से निकालोगे बताओ? रूट से, फॉलिकल से, जड़ों से। ठीक है, क्लियर है? ब्लड मिला तो बताओ आरबीसी, कोई खुर्ची हुई त्वचा में भी है तो त्वचा से निकालो भाई। तो पहले तो आपने क्या करा? डीएनए का पृथक्करण। अब डीएनए पृथक्करण तो कर लिया। सपोज करो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सैंपल मिला और अब सपोज करो 100 लोगों को है ना जो मैचिंग के लिए बुलाना और आप लोग के पास तो एक ही सैंपल है, फिर आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनना। सपोज करो आपने एक डिसाइड कर लिया वैज्ञानिक, मैं बहुत शॉर्ट को बता रहा हूँ। सपोज करो आप वैज्ञानिक, आपने कहा मैं तो गुणसूत्र छठे पे जो प्रवृत्ति अनुक्रमण है उनके साथ समानता का अध्ययन करूँगा। बाकी डीएनए सैंपल आपने रखा हुआ है, ऐसा नहीं फेंक दोगे। तो गुणसूत्र जो 7वां है उसके क्या करा? जो ये है बीएनटीआर उनको प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन तोड़ दिए और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली भाई। अब इतनी कॉपी बना ली कि तुम 100,000 आदमी लिया टेस्टिंग के लिए, वो भी हो जाएंगे। सपोज करो कोई प्रैक्टिकल खराब हो गया तो दोबारा से प्रैक्टिकल रन करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? लेकिन अगर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं होती तो बताओ डीएनए सैंपल मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या? और एक्सपेरिमेंट खराब हो गया तो गए काम से, फिर सबूत खत्म। तो बताओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो महत्वता बढ़ाने में सहायता कर रहा है वो कौन कर रहा है? पॉलीमरेज। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो साहब आपने क्या करा? इसका जो है डीएनए सैंपल मल्टीप्लाई कर लिया भाई। अब क्या क्या करते हो? क्योंकि मैं फिर वो हवाले में बता रहा हूँ। डीएनए का पृथक्करण किया सबसे पहले, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा बताइए डीएनए का अपघटन क्या नहीं किया? सारे डीएनए का ना, अगर क्रोमोसोम 6 लिया तो क्रोमोसोम 6 के भी एंटीआर का। बात क्लियर? क्रोमोसोम 5 लिया तो क्रोमोसोम 5 अब जैसे जो कोई भी जिससे मैच करना उसका है क्रोमोसोम 5 का भी एंटीआर ले लिया और अपना भी क्रोमोसोम 5 का भी एंटीआर ले लिया। बात क्लियर है सबको? डीएनए के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को लंबाई के आधार पर जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्करण, बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है नहीं होती? तो जैल में बताओ डीएनए क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में हम प्रवाहित करवाते हैं। बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे नहीं तो पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो बताइए आप जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए को जैल में पृथक करोगे नहीं करोगे? तो जितना जो बड़ा होगा वो उतना कम दूरी पे जाएगा और जितना छोटा होगा वो उतना आगे जाएगा। तो बताइए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उपचार करने के बाद भिन्न मिले थे नहीं मिले थे? तो इनको हम क्या कहेंगे बताओ? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहेंगे नहीं कहेंगे? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहेंगे।
और उन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लंबाई के आधार पर ही तो आप बहुरूपता जांच रहे हो नहीं जांच रहे हो। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का अध्ययन कर रहे हो नहीं कर रहे हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप डीएनए की कौन सी बहुरूपता का अध्ययन कर रहे हो कि जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस से उपचारित करने के बाद जो प्रतिबंधित खंड मिलते हैं उनकी लंबाई में जो भिन्नता है उसका अध्ययन। जैसे मेरे में अलग भिन्नता आएगी, इसमें अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, तो भिन्नता के आधार पर ही तो आप अध्ययन कर रहे हो उसका। और अगर सपोज करो मेरे वाला मेरा जितना भी लोग उसमें समान आएगी, इसका जितना लोग समान आएगी, मेरा जिसका कंपेयर करोगे तो भिन्न आएगी नहीं, बोलो आया। उस लंबाई में बहुरूपता का ही तो अध्ययन कर रहे हो, बोलो आया ना। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी क्या होती है समझ में आई सबको। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म प्रतिबंध खंड लंबाई में। फिर जेल द्वारा डीएनए खंडों का जो स्थानांतरण, अब क्या जेल कोर्ट में थोड़ी ले जाओगे, जज कोई वैज्ञानिक थोड़ी है, जज की आंख कमजोर हुई तो नहीं देखा, थोड़ा फोटोग्राफ देना पड़ेगा, और जेल कोर्ट में लेके खराब हो गया जब तो फोटोग्राफ बनानी पड़ेगी। तो फोटोग्राफ कैसे बनेगी उसमें मैं बताऊंगा पूरा, अभी केवल स्टेप बोल रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो जेल से डीएनए खंडों का स्थानांतरण हम किसमें करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। संश्लेषी जो झिल्लियां होती है नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन वगैरह सब अर्धपारगम्य होती नहीं होती है, तो उसके साथ जेल से स्थानांतरण कर दिया, इस प्रक्रिया बोलते हैं ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग। फिर झिल्ली को प्रति डीएनए खंडों को रेडियो लेवल डीएनए प्रोब पता है क्या होता है, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का एकल सूत्री डीएनए खंड, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का एकल सूत्री डीएनए खंड, जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें जैसे फॉस्फेट रेडियो लेवल्ड है, ये क्लियर, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उनमें क्या है फॉस्फेट रेडियो 32 फॉस्फेट वाली 4 एग्जाम्पल, बात क्लियर सबको। तो वो रेडियो लेवल्ड बीएनटीआर प्रोब, ठीक है, क्लियर है क्या, वो डाले साहब। और अब बताओ बीएनटीआर प्रोब भी क्या डीएनए, और डीएनए से हम क्या करेंगे, उसको हाइब्रिडाइज करेंगे, तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं सदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। आ गई बात समझ में। ये ईएम सदन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, इसलिए इसको बोलते हैं सदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। फिर हाइब्रिडाइज खंडों को फोटो रेडियोग्राफी तकनीक के द्वारा, यानी स्व-विकिरण जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होगी उसकी जांच करनी है। प्रोब क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर मैं पूरा प्रैक्टिकल पे आऊंगा। प्रोब क्या होता है बेटा, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का एकल सूत्री डीएनए खंड, जिसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या है, रेडियो सक्रिय फॉस्फेट उपस्थित है। कुछ भी आप है ना रेडियो सक्रिय कोई भी लगा दो, फॉस्फेट ही लगाते हैं जनरली, बात क्लियर सबको, बोलो आया ना। अब सपोज करो मेरे गुणसूत्र बन के जो बीएनटीआर है, तो उसके अगर सपोज करो रेडियो लेवल प्रोब है, तो बताओ वो उसी से तो बाइंड करेंगे, यानी उसी क्या होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, संपूरक होंगे नहीं होंगे, बोलो आया ना। आई बात समझ में। अब मैं वैज्ञानिक हूँ तो पता है मुझे क्रोमोसोम बन के चाहिए, तो कुछ मार्केट में सब अवेलेबल, मार्केट में छोटी छोटी दुकान ना सब है ना, मार्केट मतलब इंडस्ट्रीज बनाती है। तो क्रोमोसोम बन के क्रोमोसोम 2 के क्रोमोसोम 3 के बीएनटीआर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, मुझे तो केवल क्या करना है, प्रैक्टिकल तुरंत डालना, अपने आप काम हो जाएगा। बात क्लियर हुई सबको, यस और नो। तो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड के रेडियो चिह्नित यानी रेडियो लेवल्ड एकल सूत्रीय डीएनए, जिसमें रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोटाइड उपस्थित। रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, फॉस्फेट जो है रेडियो सक्रिय 32। बात क्लियर सबको। ऑटो रेडियोग्राफी से प्राप्त फोटोग्राम जो है, फोटोग्राफ इसको क्या कहेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। कोई भी चित्र मिलता है उसका नाम ग्राम है या नहीं, और ऑटो रेडियोग्राफी जो चित्र मिलेगा उसको क्या कहेंगे, ऑटो रेडियोग्राम। बात क्लियर है सबको, यस और नो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की बताइए महत्वता को बढ़ाने में कौन सहायता कर रहा है, पॉलीमरेज। तो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की संवेदनशीलता जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा बढ़ गई है, क्योंकि इसके द्वारा डीएनए सैंपल की अनेक प्रतिक्रिया बना सकते हैं। आराम क्या बोल रहे हो साथ अरे अभी तो या हो या हो या हो या बताओ या बताओ या बताओ, हाथ बोलो मत हाथ दांड बोलो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की महत्वता जो बढ़ाया उसके कारण पॉलीमरेज चेन सैंपल लॉस होने का खतरा नहीं, आप खूब सैंपल बना दिया। बात क्लियर है सर, टेंशन में बताओ, तबे तो सही है ना, खाने वाली पी लो, रिलैक्स रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन तभी जितनी गोपी हल्की रहेगी उतना ही बढ़िया।
है कि नहीं? तो बढ़िया भगवान ने दांत दिए, दांत दिखाओ अपने। मास्क बीच में मास्क अरे तो मास्क अंदर ही दिखा। मास्क चलो हो गया ना, अब आ जाओ इधर। देखो अबे नारायण को इधर आ जाओ, अब बात खत्म है बिल्कुल। देखो इधर आओ, देखो इधर। सपोज करो साहब को ये क्राइम केस है ना, हम उसको सॉल्व करते हैं। और अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, क्राइम केस है, जिसका मर्डर हुआ उसका डीएनए सैंपल लेने सपोज करो पर्सन बने। अब कोर्ट में साहब है ना कि भाई ये भी सस्पेक्टेड है, अब इनका सैंपल की जांच करी जाओ कि उस टाइम मर्डर हुआ जब कौन वहाँ पे था, ये किसके निशान मिले। ठीक क्लियर है? तो साहब पर्सन वन का डीएनए सैंपल आइए, अब जो जो सस्पेक्टेड है सबका डीएनए सैंपल है। क्योंकि जैसे अब कोई दूसरा विवाद होगा, तीसरा है, उसका बोल है ना। तो साहब हमने इसका डीएनए पृथक कर लिया। सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन क्या नहीं किया है बोलो यार। डीएनए आइसोलेशन करने के बाद ये थोड़ी सारे गुणसूत्रों आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे गुणसूत्र बताया था, मैं एक का बता रहा हूँ क्योंकि एक से जल्दी समझ आएगा। सपोज करो मैंने क्रोमोसोम 7 के बीएमटीआर इसके, 7 के बीएमटीआर इसके, बात क्लियर है सबको? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट मिनी सैटेलाइट लिए नहीं लिए? तो देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो नंबर में भिन्नता। दूसरा बताओ ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी पोजीशन में भिन्नता है नहीं? आगे बात, अब समान होते तो भी भिन्नता आती है, ऐसे ही जो भिन्न ये भी भिन्न और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पोजीशन, ये प्रतिबंध इसके लिए। अब ध्यान सुनना, क्रोमोसोम 7 पर जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो क्रोमोसोम 7 पर जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रतिबंध स्थल यहाँ पे है, पूरी दुनिया के इंसानों में वही होगा। क्रोमोसोम 1 पे बीएनटीआर के बीच में जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधित स्थल होगा, रेस्ट्रिक्शन जितने भी उनमें सब में इंसान, उनमें सब में वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा। ये कुछ है ना, ये वो जो कोई भी जो पैर हिला रहा है, सपोज करो वो ये पाइप में आवाज हो रही तो उसको टच नहीं है ना। अब देख लो कौन कहाँ पे कर रहा है। तो ध्यान दो इधर, बात क्लियर है सबको? यस और नो? बताओ कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट है? 3। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीट करेंगे तो कितने खंड मिलेंगे बताओ? 4। एक ये, 2, 3, 4। बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है, बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है कि भाई कोई डीएनए खंड है उसमें 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है, बताओ कितने खंड मिलेंगे? कितने रेस्ट्रिक्शन साइट है? उससे जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तुम्हारा डाइजेशन मतलब पाचन मतलब थोड़ी खा के पचा गया, मतलब तोड़ना। बात क्लियर है सबको? बताओ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। वो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हम क्या करेंगे? डीएनए खंडों को पृथक करेंगे। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? सुनिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, separation of charged biomolecules under the electric field through the gel is known as electrophoresis। बात क्लियर? डेफिनेशन लिखेंगे तो आप चार्ज बायोमोलिक्यूल कौन से जिनको चार्ज होता है? जो डीएनए को होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन को होता है। बोलो आया ना? तो डीएनए आरएनए प्रोटीन का हम पृथक्करण कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात क्लियर हो सकती है? यस और नो? जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो कितना चार्ज डेंसिटी है उसके वो Q/N चार्ज पर यूनिट लेंथ ऐसे निकालते हैं हम। इलेक्ट्रोफोरेसिस फोर्स F इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ऐसे होता है। इतना डिटेल हो सकता है, आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये क्लियर है क्या? तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं। तो बताओ डीएनए आरएनए प्रोटीन को पृथक्करण कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब काम की बात सुनिए, जेल जैसे अगर एगेरोस जेल बोल दो, ठीक, पॉलीएक्रिलामाइड जेल बोल दो, ऐसा नहीं है। डीएनए को पृथक कर सकते हैं, आरएनए को प्रोटीन, लेकिन आपके एनसीईआरटी ऊपर की लाइन लिख देना, वो लकी से सही, वो देख लेना। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल ले लो, एगेरोस जेल ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो साहब वो क्या करा, जेल का पाउडर ले लिया, एनामोल पाउडर, पानी में डाला, गर्म कर लिया, मिक्स हो गया। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? अब मैं आपको ये इमेजेस दिखाता हूँ, आप प्लीज यहाँ पे देखिएगा, एक एक चीज क्लियर करिए के साथ। ये देखो भाई, ये होता है एक सांचा, ग्लास प्लेट होती है, ठीक।
और इलेक्ट्रोमोटिव कोई बहुत बड़ी नहीं होती, बैग में रखो खूब, है ना। हमने खूब इलेक्ट्रोफोर्सेस करी आगे पास। तो देखो ये होता है साहब ग्लास लाइट, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेप चिपका देते हैं, जितनी मोटाई का बनाना ना उतनी बड़ी टेप चिपका देते हैं। ये जेल डाल दिया भाई, अब बताओ भाई, देखो अब ये क्या हो गया, जेल सॉलिडिफाई हो गया नहीं हो गया, ठंडा हो गया नहीं हो गया, बोलो आया ना। अब ये साहब सांचे बनाने के लिए देखो ये है ना जो कॉम्ब लगा देते हैं, आ गई बात समझ। ये साहब यहाँ पे है ना जो खांचे रह गए भाई, यानी इनको बोलते हैं वेल्स, क्या बोलते हैं वेल। अब वेल का मतलब आप निकालते हो कुआं, है ना, चलो भाई कुआं बोल दो, आ गई बात। तो ये सांचे रख दिए। अब ये माइक्रो पिपेट होता है, जैसे एक तो पिपेट आप हो 0.1 माइक्रोलीटर सैंपल भी इससे मेजर किया जा सकता है, माइक्रो पिपेट होता है। तो डीएनए सैंपल बताओ, जो टारगेट थे वो डीएनए सैंपल यहाँ पे डाल दिए, नहीं डाल दिए। एक तरफ बताइए पॉजिटिव एनोड, है ना, और कैथोड, ठीक है, क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। इलेक्ट्रोफोर्सिस ध्यान रखना, देखो बैटरी फैक्ट्री की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोफोर्सिस बात कर रहा हूँ। आर बार ए की तरफ जाता है, सी की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है। एनायन नेगेटिवली चार्ज है या नहीं, एनायन बताओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा नहीं, एनोड। तो ए की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ, और कैटायन कैथोड। बताओ डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज, एनायन एक तरफ यहाँ पे एनोड लगाएंगे, दूसरी तरफ, बताओ डीएनए इधर रन करेगा नहीं करेगा। लेकिन समझो आप, है ना, कौन सा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यह है आपकी इलेक्ट्रोफोर्सिस, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफोर्सिस में। बताओ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमने जेल लगा दिया, ये इलेक्ट्रोड है, ये मशीन होती है, उसमें वायर घुसा देंगे, ठीक है, क्लियर है क्या। और इसमें बफर भर देते हैं, क्योंकि बफर जो है उसकी जरूरत तो करंट जाएगा। तो बफर डाल दिया और जेल इसको रख दिया, बताइए करंट ध्यान रखें कितने टाइम में मूव कर जाए। जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा, बताइए जेल में जो छोटे छोटे स्पेस होंगे उनमें बहुत आसानी से आगे जाएगा नहीं, जो सबसे बड़ा होगा वो बताइए सबसे पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो पार ही नहीं हो पाएगा। बताओ जेल की कमर के बीच से, बोलो आए। जो सबसे छोटा होगा सबसे आगे मूव करेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आ गई बात समझ में, ठीक। तो अब देखो पहले साहब ये हमने क्या करा, सैंपल वेल्स है, सैंपल लोड किया इनमें, वही इलेक्ट्रोफोर्सिस यूनिट, वही उसमें इलेक्ट्रोफोर्सिस यूनिट में रखा, बफर डाला, बताइए कैथोड, कैटायन कैथोड की तरफ, कैथोड नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव। मतलब डीएनए सेगमेंट है नहीं, उसमें 4 ही तो फिर देखो यहाँ पे 3 है नहीं। देखो इस तरीके से मूव करेंगे नहीं करेंगे। सबसे छोटा होगा बताओ सबसे आगे आएगा नहीं आएगा, बायोटेक्नोलॉजी की बात बता। अरे अब यार मैं तेरी वजह से तो मैं है ना आ गया, तू अभी बगल में ही देख रहा है, इधर देख, सोच रहे हैं किससे करे सर पर, जिससे कह रहा हो तो समझ रहे, कोई उल्टा सीधा मत देखो यार। देखो बताओ सबसे छोटा खंड जो है, बताओ सबसे आगे जाएगा नहीं जाएगा, बहुत आसानी से जाएगा नहीं चल जाएगा, कणों के बीच में बहुत आसानी से। और सबसे बड़ा होगा बताओ सबसे पीछे रहेगा। ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, मेरा कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोफोर्सिस चाहे एग्रोल सेल ले लो, पोलेक्वाइल ले लो, लेकिन सर जो लिखवाए ना वो मानना, क्यों, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी में जो एनसीईआरटी लिखी हुई है ना वही बात लिखवाएंगे सर। बात क्लियर है आपको। और बताइए ये एक तरीके से बताओ प्रतिवर्ती खंडों की लंबाई में भिन्नता के अनुरूप बताइए मूव करें नहीं करें। अच्छा ये डीएनए खंड जेल में कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे ये जेल में, सुनना, वो जो आप डीएनए का सैंपल बनाते हो ना उसमें ईटीबीआर डाल देते हो, क्या डालते हो, ईटीबीआर। ईटीबीआर क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड, और इथिडियम ब्रोमाइड बताओ फ्लोरोसेंट रंजक है यार, इंटरकलेटिंग एजेंट का। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, निम्न लैम्डा का अवशोषण, उच्च लैम्डा का उत्सर्जन। जो ईटीबीआर यूवी विकिरण का अवशोषण करती है और दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती है, बोलो आया ना। तो देखो ये जेल में ये बैंड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, देखो ये चमकते हुए बैंड नजर आ रहे हैं आपको। और बताओ देखो ये बैंड नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, देखो कैसे नजर आ रहे हैं, ये डीएनए बैंड चमकते हुए फ्लोरोसेंस की वजह से, ईटीबीआर की वजह से। जहाँ जहाँ डीएनए खंड होगा वहाँ ईटीबीआर होगी, उनके बीच में डीएनए खंड होगा, बोलो आया ना। अब ध्यान से सुनना है, कैसे देखते हो आप ये चमकते, क्यों देखते हैं हमने, तो पता है क्या होता है, एक होता है यूवी इल्यूमिनेटर, क्या होता है भाई,
पूरी कहानी देखिए। ये यूवी इल्यूमिनेटर जो होता है देखो ऐसी मशीन होती है, कुछ नहीं है इसमें देखो ये यहाँ पे जेल रख दिया, नीचे इस मशीन में है ना ये शीशा लगा रहता है इसके, और उसमें बल्ब रहता है यूवी बल्ब, और उसके ऊपर ये हमने क्या रख दिया जेल, ऊपर से बंद कर दिया कि नहीं यूवी भीतर आ सकते नहीं आ सकती। और देखेंगे क्या क्या बैंड होंगे, डीएनए बैंड बताओ, डीएनए खंड होंगे, बार चमकेगा नहीं चमकेगा, बोलो आया। बात क्लियर है सबको? यस और नो? ऐसे देख, लेकिन अब जरूरी है जज देख पाए या कोई और देख पाए। तो अब ये जो पैटर्न वैज्ञानिक को तो पता चल जाता है ये मैच कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट में पेश करना है। तो अब उसके लिए कोर्ट में पेश करने के लिए फोटोग्राफ कैसे तैयार करना है वो आप समझिए। बात क्लियर हुई सबको बेटा? यस और नो? तो ब्लोटिंग क्या होता है? जेल से, ठीक है ना, सुस्त तो नहीं हो रहा है। तो ब्लोटिंग प्रक्रिया क्या है? जेल से डीएनए खंडों का अर्ध पारगम झिल्ली पे स्थानांतरण की जो प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लोटिंग क्या होती है जल्दी बोलो? तुमने बोली होगी, सही बोली होगी। जेल से डीएनए खंडों का स्थानांतरण अर्ध पारगम झिल्ली पे करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लोटिंग। तो पता क्या करते हैं, सुनो अब। ये हमने एक वो लिया साहब है ना, मतलब एक पोर्ट होता है कांच का बना हुआ, उसमें स्टैंड है, ठीक है, क्लियर है क्या? इस स्टैंड पे जेल रख दिया भाई जेल, इसमें बफर भर दिया, बोलो आए ना। इस जेल के ऊपर ऐसा हमने क्या लगा दिया? अर्धपारगम। जैसे ये जेल है तो इसके ऊपर देखो, ये जेल है, इसके ऊपर हमने अर्धपारगम झिल्ली ऐसे लगा दी, ठीक है, क्योंकि 2D में ना 2D में दिख रहा। तो जेल के ऊपर अर्धपारगम झिल्ली, और उस स्टैंड के ऊपर जेल रखा हुआ, बोलो आया ना। अब इसके ऊपर थोड़े से फिल्टर पेपर लगा देते हैं, क्यों? बताओ अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या हो सकता है? केवल सॉल्वेंट ही पार हो सकता है, नहीं हो सकता? सोल्यूट पार नहीं हो सकता। बताओ डीएनए खंड जो है वो सोल्यूट है या नहीं? तो बताओ ये बफर जो है अवशोषित होगा, और बफर जो है वो कैपिलरी एक्शन द्वारा, कैपिलरी को हम क्या कहेंगे? केशिकात्र के द्वारा बताओ ये बफर अवशोषित होगा, और जहाँ जहाँ डीएनए खंड होंगे बताइए वो बताइए जेल से झिल्ली में चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? और जो बफर है बताओ वो ऊपर निकल जाएगा नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट तो ऊपर निकल जाएगा, केवल सोल्यूट ही तो रहेगा नीचे, सोल्यूट पार कर ही। बात क्लियर सबको? बताओ ऐसा झिल्ली में ऐसे खंड आ गए नहीं आ गए? पहले बताओ आ गए क्या? अब इनको झिल्ली पे स्थायी भी करना है नहीं करना है? तो बताए स्थायी करने के लिए क्या करते हैं? स्थायी करने के लिए थोड़ा सा हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो हीटिंग करते ही क्या होता है? डीएनए जो है वो एकल सूत्री से द्विसूत्री हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा तापमान में छोटे छोटे डीएनए खंडित है, तो थोड़ा तापमान बढ़ते हाइड्रोजन बंद टूट जाएंगे नहीं टूट जाएंगे? बोलो आए, और डीएनए खंड क्या हो गए? एकल सूत्री हो गए नहीं हो गए? दूसरा KOH विलयन भी डाल देते हैं। हीटिंग का मतलब ये नहीं है रख के जला दी, लैंप जला रखा उसके ऊपर ऐसे करते हैं चिमटी से पकड़ के। बात क्लियर है सबको? आई बात समझ में? और फिर बाद में हमने क्या करा? उसमें KOH विलयन डाल दिया, तो KOH भी क्या करेगा? द्विसूत्री को एकल सूत्री में कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर सबको? KOH विलयन द्वारा उपचार और हीटिंग। द्विसूत्री डीएनए बताइए एकल सूत्री में, बोलो आएगा। और हीटिंग उसको क्या करेगी बताओ? जो भी अर्धपारगम झिल्ली नाइलोन नाइट्रोसेल्यूलोज उसके द्वारा उससे क्या करेगा? जो शर्करा फॉस्फेट होती है नहीं होती है बैकबोन में, तो शर्करा फॉस्फेट जो है वो नाइट्रोसेल्यूलोज वगैरह से बंधन कर लेते हैं। तो बताओ स्थिर हो गए नहीं हो गए? एक जगह स्थायी हो गए। क्लियर है सबको? अब बताइए एकल सूत्री डीएनए है या नहीं है? अब इस पे रेडियो लेबल्ड बताओ डीएनए प्रोब डालोगे नहीं डालोगे? और रेडियो लेवल डीएनए प्रोब क्यों है वो बात समझ में आएगी। प्रोब क्या होता है? 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड एकल सूत्री डीएनए है नहीं है जिसमें रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोटाइड है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट वगैरह रेडियो सक्रिय। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियो लेवल डीएनटीआर प्रोब द्वारा हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। बताओ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा नहीं हो रहा? इसको सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन किया। तो मुझे एक बार बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछे, सडन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें किस किस के बीच होता है? डीएनए। इसको खोजा था EM सदर्न ने, तो वैज्ञानिक के नाम पे ही है। फिर आप बताओ नदन और वेस्टर्न के, लेकिन वो फिर क्या? अच्छा सदर्न ही है तो नदन वेस्टर्न बोल, लेकिन सदर्न ब्लॉटिंग दिशा के आधार पर नहीं है, वैज्ञानिक के नाम पर। और सदर्न जब देखा तो फिर और दूसरों को नदन और वेस्टर्न नाम। बात क्लियर करें? तो देखो भाई, ये डीएनए प्रोब डाले, आपकी कोई गिनती करके थोड़ी डाले थे, बताओ बहुत सारे डीएनए प्रोब डाले तो कुछ तो बताओ हाइब्रिडाइज हो गए, जहाँ पे डाल के डीएनए संपूरक है या नहीं है ये? और कुछ बताओ ये इस तरीके से रहेंगे नहीं रहेंगे? तो डीएनए खंड स्थायी है अपनी जगह, ये कोई ऐसा नहीं है कि उल्टे पुल्टे हो गए। तो
पानी नल का पानी चलाएंगे उसके बीच मेम्ब्रेन लगाएंगे, जो भी अनहाइब्रिडाइज्ड है वो सब रिमूव हो जाएगा। आप कौन सर ये बह गए तो चिंता हो जाएगी। आगे एलाइजा करते थे ना, तो एलाइजा में पूरा उसको सैंपल डाला एंटीजन एंटीबॉडी का, फिर जोर जोर से नल के नीचे बहुत स्पीड में धोते थे उसको एलाइजा, फिर दोबारा सेकेंड एंटीबॉडी डाल देते थे एंजाइम लिंक। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है सबको? यस और नो? तो देखो भाई, वॉशिंग द मेम्ब्रेन ए संकरित आगे बात। फिर वही ऑटो रेडियोग्राफी जो होती है ना मशीन, उसके अंदर जैसे फोटो स्टेट निकलवाने पेपर डालते हैं नहीं डालते हो, तो ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में इसको रखी मेम्ब्रेन को, जहाँ जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होगी वहाँ पे वो स्पॉट दे देगी कि फोटोग्राफ आ गया नहीं आ गया। देखो क्या स्पॉट आ रहा है, मैच नहीं कर रहा पता ये फोटोग्राफ ऑटो रेडियोग्राफ है। तो पैतृक और मात्रा तो विवाद को सुलझा देंगे, बोलो है ना? आपराधिक पहचान, न्यायिक मामले, फोरेंसिक, व्यक्तिगत पहचान, अप्रवासियों घरेलू संबंध। तुम कहो भैया हमारा गांव उस निकास से है, हमारा निकास गांव से है और है ना हमारे पूर्वज यहाँ आए फिर यहाँ आए फिर यहाँ, तो ये हमारे भाई बंद है। तो आप है ना अगर आप मैच करोगे तो आपके भाई बंधों से थोड़ी सी ज़्यादा डीएनए समानता आएगी बजाय दूसरों की तुलना में। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? तो आप पहचान सकते हो भाई कौन कहाँ से निकास है किसका, और उनके भाई बंधों से जाके मैच करो तो थोड़ी समानता आएगी दूसरों को, तो पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा हमारा इनसे कुछ लेना देना है। आगे बात समझ में? यह है आपकी डीएनए फिंगर। मैंने पीडीएफ तक शेयर कर रखा था आप लोगों को, याद हुई नहीं है? देखो फुर्सत में हो, फुर्सत का मतलब है कि 2 क्लास, ऐसा नहीं है 2 क्लास का मतलब कि लोग 2 क्लास में तुरंत क्या, ये 1 क्लास में भी हो सकता था, इतना जो करवाया है वो 1 क्लास में करवाता था, लेकिन टाइम था तो मैंने आपको बड़े आराम से एक चीज थोड़ी आराम से बोला, वही चीज थोड़ी सी क्या है थोड़ा जल्दी बोली जाती बस ऐसी ठीक है। थोड़ा रिलैक्स हो लो, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक डीएनए। डीएनए का मतलब होता है संपूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? मुझे एक बार बताओ, आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, पहले इंसुलिन जो है वो कोई काफ वगैरह को मार के और फिर उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, फिर और वो बड़ा मुश्किल काम था, कितने जानवर मारोगे भाई तो कितना निकालोगे। आज इंसुलिन की कोई कमी नहीं है, मार्केट में दुकान पे इंसुलिन के इंजेक्शन उपलब्ध है। इली लिली कंपनी वगैरह ये सब पता ही होगी है ना, इली लिली है ना, है नहीं है अमेरिकन कंपनी से ला रहा है। तो क्यों भाई आज लार्ज एक्सेल पे क्यों? फिर देखो आप पता है क्या पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, सुन लो मेरी बात। मानव का इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में स्थानांतरित करती है बैक्टीरिया की सहायता से, और लार्ज अमाउंट में जो है बैक्टीरिया में क्या बना, इंसुलिन बना। भाई जितना बनाना है उतना बना लो, भाई जितने अधिक बैक्टीरिया होंगे उतना ही ज़्यादा बनेगा नहीं बनेगा। संवर्धन माध्यम भाई जो फर्मेंटर जितने बड़े रखोगे उतने ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो होगी। और फिर बैक्टीरिया में इंसुलिन बना, उनको बैक्टीरिया को फिर वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, पूरा सर बताएंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है DSP, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा उसमें से जो भी प्रोटीन है उसको आपने पृथक कर लिया और आपको इंजेक्शन अभी देना। तो आपने यार बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन डाला, तो क्या हमारे मानव में जो क्रोमोसोम में जो डीएनए था उसको उठा के सीधा बैक्टीरिया में डाल दिया, इंसुलिन बन गया। इंसुलिन के जीन में इंट्रॉन्स वगैरह भी होंगे नहीं होंगे, तो वहाँ तो संबंधन तो होता ही नहीं। तो आप ध्यान से सुनना, एक्चुअली कैसे आप पढ़ते हो ना, आप ये पढ़ लेते हो लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता। तो सुनो, अब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे बात इंसुलिन वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली जो हमारे अंदर जो हम बैक्टीरिया में जो डीएनए डालते हैं ना, वो सीधा डीएनए नहीं डाल रहे जीन का, दूसरा जब सब पढ़ाएंगे तो सीधा डीएनए नहीं डालते हैं हम। एक्चुअली हम क्या करते हैं,
एमआरएनए परिपक्व जो एमआरएनए है ना उसका डीएनए बना। परिपक्व एमआरएनए में बताइए फालतू की कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है ना। तो परिपक्व एमआरएनए से डीएनए बनाया जाता है। तो बताओ आरएनए डीएनए कौन बनाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कोर्स के द्वारा ये संभव हुआ। और फिर जो वो डीएनए बनाया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा। तो बताइए अब जो भी आरएनए बने परिपक्व बने नहीं बने, बताओ उससे क्या बनेगा? बताओ जो भी प्रोटीन बनाना है वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बात क्लियर है सर? तो देखा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैच्योर एमआरएनए है नहीं, इसमें केवल काम की सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम क्या करेगा बताओ? एमआरएनए से डीएनए बनाएगा नहीं। बोलो आया ना? बोलो आरएनए डीएनए का हाइब्रिड है नहीं? ये आरएनए सूत्र और ये डीएनए। आरएनए एच देखो, आरएनए जो आरएनए को तोड़े, आरएनए एच जो हाइब्रिड में से केवल आरएनए को तोड़े। आरएनए एच का मतलब क्लियर हुआ? जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से केवल आरएनए को तोड़े थे वो आरएनए खंडित कर दिया। ये डीएनए है नहीं है? ये सब आप टूल्स पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी के तो उसमें लिखवाएंगे सर एसएस न्यूक्लियस वगैरह, ठीक। फिर बाद में बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने क्या करा? देखो यहाँ से है ना वो तरीका वहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट करा और बताओ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा नहीं कर देगा? बताओ बालों में पिन लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बनता है नहीं बनता? तो अब S1 न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस जो एकल सूत्री डीएनए को, एस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, जो वो न्यूक्लियस जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़े डबल स्ट्रैंडेड को नहीं। ये सब टूल्स को पढ़ोगे आप बायोटेक्नोलॉजी। बताओ एकल सूत्री डीएनए को यहाँ से तोड़ दिया नहीं तोड़ दिया? बोलो आया ना? बताओ द्विसूत्री डीएनए बन गया नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है नहीं? अब बताओ इसको अगर आप सीधा प्रोकैरियोट में ट्रांसफर कर दोगे वेक्टर की सहायता से तो इससे आरएनए जो बनेगा उससे प्रोटीन बन जाएगा नहीं? आ गई बात समझ में? दूसरी बात ध्यान से सुनना होगी, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में अलग जीन अभिव्यक्ति दर्शा रहे। भाई कुछ जीन तो ऐसे हैं जो समय अभिव्यक्ति दर्शा रहे, कुछ जीन ऐसे हैं जो जैसे इंसुलिन का जीन बीटा सेल्स में, एल्फा सेल्स में, ग्लूकागोन का कोई अलग अलग सेल्स में अलग। तो बताइए अगर मैं किसी ऊतक की कोशिकाओं से जितने भी एमआरएनए पृथक करूँ, दो अलग अलग ऊतक है और उनसे मैंने एमआरएनए पृथक करे तो उनमें एमआरएनए अलग अलग होंगे समान होंगे? भिन्नता होगी नहीं होगी कुछ तो, क्योंकि उसको कुछ अलग एंजाइम प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसको। तो बताओ उनसे जो डीएनए सी डीएनए बना हुआ वो भी अलग अलग होंगे नहीं होंगे? तो बताओ अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ऊतक बन से ये सी डीएनए बना है, तो बताओ उस ऊतक बन के सी डीएनए विशिष्ट है नहीं, क्योंकि उसमें तो जो एमआरएनए कुछ दिन अपने अभिव्यक्ति एक ही ऊतक में दर्शाते हैं, वो एमआरएनए और कहीं पे नहीं बनते होंगे ना, क्योंकि वो अब जैसे इंसुलिन का डीएनए बनाया मैंने सी डीएनए, तो बताओ इंसुलिन का एमआरएनए केवल बीटा सेल्स में मिलेगा नहीं मिलेगा? ग्लूकागोन का एमआरएनए केवल अल्फा सेल मिलेगा? बताओ इंसुलिन का एमआरएनए बीटा सेल से मिलता है पैंक्रियाज की, बताओ वो विशिष्ट है या नहीं है? या नहीं है? तो बताओ एक तरीके से मैंने किसी ऊतक के जितने एमआरएनए को पृथक करा तो बताओ उस ऊतक की वो सीडीएनए लाइब्रेरी हो गई नहीं होगी? क्यों? क्योंकि भाई एमआरएनए अलग अलग ऊतकों में अलग अलग जीन अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, तो बताओ अलग अलग जीनों के एमआरएनए होंगे नहीं होंगे? बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई समस्या? क्लियर? तो बताओ सीडीएनए लाइब्रेरी क्या हो गई? एक ही ऊतक से जितने भी एक ऊतक कोशिका जितने एमआरएनए निकाले उनसे जो सीडीएनए बनाए वो उस ऊतक या कोशिका की सीडीएनए लाइब्रेरी है नहीं? तो बताओ विशिष्ट होगी नहीं होगी ऊतक कोशिका विशिष्ट? मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके जवाब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात क्लियर है सबको? यस और नो? देखो सीडीएनए में संवेद अनुक्रम अनुपस्थित होंगे नहीं होंगे? बोलो आए? केवल संवेद अनुक्रम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक एमआरएनए में बताओ जीवाणु में यूकैरियोटिक एमआरएनए सीडीएनए का स्थानांतरण कर प्रोटीन एंजाइम का वेबसाइट स्थापित किया जा सकता नहीं है। बात क्लियर है सबको? दूसरा, एक कोशिका से पृथक सभी आरएनए यानी एमआरएनए से निर्मित सीडीएनए उस कोशिका की सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाती नहीं कहलाती? तो ऊतक कोशिका विशिष्ट होती नहीं है? बोलो आए? ब्लोटिंग, ब्लोटिंग समझ में आ गई आप? तो देखो सघन ब्लोटिंग किसी खोज गई थी देखो प्रोब सब में डीएनए चाहे कोई सी प्रोब सब में क्या है? अब टारगेट देखो अगर टारगेट डीएनए है तो बताओ डीएनए क्या होगा? सघन। टारगेट आरएनए यानी डीएनए आरएनए क्या होगा? नगन। और अगर टारगेट प्रोटीन है तो क्या होगा? तो देखो प्रोब तो सब में वही है, बोलो है ना? अब टारगेट अगर डीएनए तो सघन, टारगेट अगर आरएनए तो नगन, और अगर प्रोटीन है तो वेस्टर्न। वेस्टर्न नहीं है यार, वेस्टर्न ये गलत।
कर लोगे ना? तो गड़बड़ तो नहीं करोगे? जीन अभिव्यक्ति के आधार पर बताओ, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूटिव, बताओ लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन यानी संगठक जीन। मैं आपको एक बार बता दूं, कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द का मतलब लिख लो हमेशा। कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द का मतलब कहीं लिख लो, जैसे ऑब्लिगेट का मतलब होता है ना हमेशा, जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब लिख लो हमेशा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति सदैव होती है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, झटके खा रहे हो तो मास्क का खा लो, नहीं तो आँख में गर्म ना हो, झटके नहीं लग रहे? नहीं सर, जिनको लग रहा है वो देख लो, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ। नहीं तो इसको अभी धक्का मार मार के आग किसका दो, गिरा दो इसको। तसल्ली में क्यों नहीं रखते? पीछे बैठे पैर ही बहुत ज्यादा लंबे हैं। कैसे मत मार रहे हो? तो ध्यान से सुनना भाई। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हमेशा वे जीन जो हमेशा सदैव, जिनके प्रोटीन एंजाइम की आवश्यकता सदैव रहेगी कोशिका में, उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हमेशा। जैसे मैं आपको बताओ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स सर्कल, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इनके एंजाइमों के प्रोटीनों की हमेशा आवश्यकता होती है नहीं होती? तो ये जीन हमेशा व्यक्ति दर्शा, मतलब जब से हमारा जाइगोट बना था ना, जाइगोट से लेकर जब तक मरेंगे ना तब तक ये अभिव्यक्ति दर्शाएंगे रात कोशिका। जिस कोशिका में इन्होंने अभिव्यक्ति बंद कर दी ना, उस कोशिका का काल निश्चित है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमेशा अभिव्यक्ति चलती रहे इनकी, और बढ़िया हम जिंदगी का आनंद लेते रहे, है या नहीं है? लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कभी कभी जो आवश्यकता होती है तब होती है। जैसे बताओ इंसुलिन का जीन, जब ग्लूकोज की आवश्यकता कम हो गई, इंसुलिन और ग्लूकोज मैं बहुत बार देता हूँ क्योंकि आप बहुत इनसे फैमिलियर हो, जान पहचान रखते हो। आप सोचते हो सर इन्हीं का देते हो, मैं इन्हीं का इसलिए। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन बनाने का दिए सब, तो जब ग्रोथ हो रही होगी तभी तो वो अभिव्यक्ति करेगा, 25 के बाद थोड़ी करेगा ग्रोथ हार्मोन। आ गई बात समझ में? बोलो आया ना? बुढ़ापे में करेगा क्या? तो जब जिसकी जरूरत है, अगर वो ऑन डिमांड अभिव्यक्ति कर रहा, हमेशा जरूरत नहीं होती, जब जरूरत है तब बताओ उसको क्या कहेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। अब मुझे एक बार बताओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा घर में जनरल डेली आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं हाउस कीपिंग की चीज़ें। जैसे बताओ बाल्टी डेली चाहिए है, खाने के लिए बर्तन डेली चाहिए, सामान्य कपड़े जो है डेली चाहिए। लेकिन शेरवानी तो आप शादी में ही पहनोगे ना, लहंगा चुन्नी लड़कियां शादी में तो पहनेंगे, थोड़ी डेली डेली पहन रही है। तो बताओ वो क्या हो गई? वो स्मार्ट लग्जरी चीजें हो गई नहीं हो गई? जब कोई फंक्शन था तभी पहना, आ गई बात। तो स्मार्ट और लग्जरी चीजें तो वही कभी कभी काम में आती है। अब डेली की चीजें तो बताओ, डेली वाले हाउस कीपिंग की चीजें हो गई नहीं हो गई? बात क्लियर सबको? बोलो हाँ है ना? जीन ये सब एनसीईआरटी में लिखे हुए भाई है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव लिखा हुआ था ना। तो देखो जीन जो कोशिका में सदैव निरंतर अभिव्यक्त, इनके उत्पादों की कोशिका को सामान्यतः उपापचय क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स सर्कल आदि के एंजाइम्स के जीन, एटीपीएस। बोलो हाँ है ना? लैक ऑपेरॉन का लैक आई जीन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने डबल स्टार मार्क दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना उदाहरण, बताया था, तो इसलिए देखो डबल स्टार किया। अच्छा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है संगठन स्मार्ट एनर्जी, आवश्यकता पर अभिव्यक्त होते हैं। कभी कभी आवश्यकता अर्थात आवश्यकता अनुसार सक्रिय या निष्क्रिय, कभी कभी आवश्यकता होती है। लैक ऑपेरॉन के लैक जेड वाई ए जीन, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात क्लियर है? लैक आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव हमेशा हमेशा वाला लैक आई, तो फिर समझ लो दूसरे जो है वो कौन? बात अपन नाइट्रेट रहते हैं, और जब नाइट्रेट आएगी तभी तो सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत है, ये तो क्या आपको मॉड्यूल लिखा हुआ है। ये क्लॉटिंग फैक्टर वाली मैंने आपको यहाँ पे उस दिन भी लिखवाई थी, मैं बोल दूँगा। ठीक है जी, मॉड्यूल दोगे आपका? एक मिनट,
हकीकत बताऊं आपको, पूरी बायोलॉजी में 12वीं की बायोलॉजी में जितना टाइम लगेगा पूरी में, उस आधे से ज्यादा टाइम मैंने इन 2 चैप्टर्स को दिया, क्योंकि कम से कम 9 से लेकर 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टर से, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको धीरे धीरे और एक एक चीज को क्लियर करते हुए आपको पढ़ाया है। आ गई बात समझ? इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंटेंट भी ज्यादा है, इनका लेंथी चैप्टर है, क्वेश्चन भी ज्यादा है। बाकी हो सकता है कि जितना टाइम इनमें लगाना उससे आधे टाइम में और सारे चैप्टर हो जाए। हकीकत बता रहा हूँ आपको। यस सर। तो देखो पेज नंबर 162 पे संगठक है, संगठक भी लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ना? लिखे हुए हैं भाई? यस सर। गोबल परिकल्पना 158 पे देखो लिखी हुई है, साइंडल गार्ड अनुक्रम लिखा हुआ है। डेल गियर अनुक्रम 154 पे आ जाओ। क्रिमिनो बॉक्स लिखा हुआ TAT80 सुधार दिया इन्होंने, अब सुधर गए। पहले वो गलत वाला था ना, हटा दिया, क्योंकि मैं तो पुराने वाला ही पता है, नोट्स मॉड्यूल मैंने देखे नहीं। तो देखो क्रिमिनो बॉक्स केवल एक ही लिखा है, अरे वो दूसरा लिख दिया ना टाटा बॉक्स का, और एक ही देखो TTGA और यू कह टाटा का होना है TAT80, वो TAT नहीं है, और ये दूसरा वाला ध्यान नहीं रखना, ठीक है। 8 बॉक्स होता है, और विभक्त जी की कॉल होता है रिचर्ड एंड वो रॉबर्ट एंड चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलो आया ना, वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं यार, मेरी अब तो बच्चे बोलो 4 149। अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले आपसे, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, एक जीन एक एंजाइम एक जीन परिकल्पना है ना, मैं लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, पहले लिखा हुआ था मॉड्यूल में, इसलिए मैं उसको देख रहा था, लेकिन ये तो हटा दिया हमने। ये लिख लेना भाई, 1 जीन 1 एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है भाई। इस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि जो एक एंजाइम और एक जीन जो होता है ना, वो एक एंजाइम भी उत्तरदायी होता है, क्लियर है क्या? लेकिन बाद में पता चला कि भाई है ना, जो परिकल्पना गलत है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा में दी थी, न्यूरोस्पोरा क्या है, पादप जगत की ग्रोसोफिला, आगे बात समझ लो, क्लियर सबको। और ये दी थी बीडल और टेटम, कोई दिक्कत किसी को आई बात समझ में? तो साहब फिर बाद में पता चला नहीं, एक जीन से एक एंजाइम प्रोटीन नहीं बनता, कुछ प्रोटीन एक से अधिक इकाइयों के बने होते हैं, तो जैसे अल्फा ग्लोबिन का अलग जीन और बीटा ग्लोबिन का अलग जीन। तो फिर बाद में बात आई कि नहीं भाई, आप ऐसे कहो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, बात क्लियर है भाई सबको? फिर बाद में आया वो एक ट्रांस स्प्लाइसिंग की बात करी थी ना मैंने, तो फिर बाद में कहा ना आप ये कहो एक ही जीन से अलग अलग mRNA बन सकते हैं, क्योंकि वो स्प्लाइसिंग अलग अलग होती है ना। तो आप कहो 1 जीन 1 एंजाइम, वो 1 mRNA 1 पॉलीपेप्टाइड, तो यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन आपसे इतनी डिटेल नहीं पता। अच्छा मॉड्यूल में लिखी हुई थी ये सब बातें, पर अब हटा दी नहीं है क्योंकि जरूरत है नहीं, लेकिन मुझे क्या है कि ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो दी थी वो किसने दी थी, बीडल और टेटम ने दी थी। किसने दी थी बेटा? बीडल में टेटम द्वारा। बात क्लियर सबको? किसमें? न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्लासा में दी थी,
न्यूरोस्पोरा आप जानते हो पादप निर्देशक। और बताइए इसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के लिए एंजाइम या आगे बात समझ में। बाकी की जो कहानी है मैं जानबूझ के उसको रोक रहा हूँ, एचजीपी को, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा।